हम शुरुआत कर रहे थे टेंस की। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं टॉपिक को। हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी कल, है ना। बेसिक चीजें, एक तो हमने ये देखा कि नाउन जो है वो प्लूरल कब होता है और वर्ब प्लूरल या सिंगुलर कैसे हो जाती है। आपने चेक किया कि अच्छा नाउन के साथ कभी भी एस या एस का यूज करते हैं तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। वर्ब ठीक उसकी अपोजिट होती है। वर्ब के साथ जब भी हम एस या एस का यूज करेंगे तो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। ईएस का यूज कब करते हैं, किसी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए और नाउन को प्लूरल करने के लिए। लेकिन फिर भी ईएस का यूज क्यों करेंगे, क्या एस से काम नहीं चल सकता। तो फिर पता चला कि कभी अंत में कुछ कोई भी वर्ड है उसके अंत में कुछ वर्ड आ जाए, जैसे एस एच सी एच ओ एक्स जेड डबल एस, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, ईएस का यूज। अदरवाइज क्या यूज करेंगे। क्या कभी आई एस का यूज भी हो सकता है, कब होगा, जब कोई वाई दिया हो अंत में और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो हम वाई को हटा देंगे और आई एस का यूज कर देंगे। यदि वाई से पहले कोई वोवल आई तो वाई नहीं हटेगा फिर, है ना, डायरेक्ट क्या यूज कर देंगे, एस यूज कर देंगे। आगे बात समझ में, ये चीज आपने अच्छे से देखी। फिर हमने बात की कि जैसा नाउन होता है, मतलब नाउन का मतलब जहाँ सब्जेक्ट आपको नजर आए कोई भी, है ना, तो सब्जेक्ट जैसा है वैसी क्या होगी, वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो आपको वर्ब को प्लूरल करना है, कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। कोई समस्या तो नहीं है तुम्हें, ठीक। मुझे बताओ, हर किसी नाउन के साथ एस लगाने से नाउन प्लूरल हो जाएगा, हाँ नहीं होता। जैसे मैन, तो बीच का वोबल बदल जाएगा, वेरी गुड। फिर कुछ ऐसे भी तो नाउन है जिसको हम प्लूरल कर भी नहीं सकते। जैसे मान लो आपका मन है कि सर हम वाटर जो है क्या उसका प्लूरल कर सकते हैं, क्या हम इसके साथ एस लगा सकते हैं, लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। लगा तो सकते हो पर जो तुम सोच रहे हो वो इसका अर्थ आने वाला है नहीं। यदि तुम कहते हो कि बहुत सारा पानी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज को गिन नहीं सकते तो उसका एक से दो कैसे हो सकता है वो, है ना। पानी को गिन सकते हो क्या, तो बहुवचन कैसे हो सकता है, प्लूरल नहीं हो सकता इसका। तो इसका मतलब वाटर्स कभी नहीं होता। यदि होता है तो जो तुम सोच रहे हो जो प्लूरल है वो है नहीं इसका मतलब। इसका मतलब होता है समुंदर, क्या होता है, समुंदर। बहुत सारा पानी ऐसा नहीं है, समुद्र है। जैसे बुक है तो बुक के साथ आपने बुक्स किया तो क्या बना, किताबें, किताबें बनी। लेकिन वाटर का तो नहीं है वो जो मामला जो यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, सेम यहाँ तो नहीं। जैसे आपने देखा सपोज दैट वुड, बताया आपको क्या होती है, और एस लगाया तो क्या बना, लकड़ियाँ, जंगल, वेरी गुड। यहाँ वुड जो है लकड़ी को ऐसे नहीं है, लकड़ी गिनी जा सकती है, एक लकड़ी दो लकड़ी नहीं। जब कभी भी इस चीज को लिया जाएगा माप तोल के, जिनका मतलब हिसाब किताब होता है माप तोल से, तो उनको हम गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क है, दूध है, दूध को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। अच्छा, कोई अगर किसी बर्तन में है, बोतल में है, तो उस बोतल को गिनते हैं हम कई बार। हम आर्टिकल आगे पढ़ेंगे तो काफी काम आएगा वहां पे। पर वुड्स फिलहाल यदि बात करें तो वुड लकड़ी होती है। जैसे वुड्स के इसका मतलब क्या बन गया, जंगल बन गया। और जैसे जैसे गोल्ड है, गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना। क्या गोल्ड गोल्ड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, मेडल बन गया, गोल्ड मेडल, है ना। तो यहाँ जो बात हो रही है मेडल्स की बात हो रही है, ऐसी बात नहीं हो रही कि बहुत सारा सोना हो गया। समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब जैसे कि एक शब्द आपके सामने और रखता हूँ, आयरन, क्या होता है ये, लोहा। लोहा जो है इसके साथ मैंने एस जैसे लगाया तो क्या बना, जंजीर बन गई, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, याद है आपको। आयरन मतलब क्या है, जंजीर। तो ऐसे बहुत सारे नाउन होंगे जिसके साथ एस तो लग सकता है, पर एस लगने से वो प्लूरल नहीं होगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। आगे बात समझ में। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी, उसका बहुवचन कर देंगे, जिसको गिन ही नहीं सकते तो बहुवचन कैसे हो सकता है। जिसको फील करते हो तुम, बहुवचन नहीं हो सकता। जिसको फील करते हो बहुवचन हो सकता है क्या, ऑनेस्टी है, लव, हेट, सैड, जो इतना एंग्री, है ना, इनके साथ तुम सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ मेरे साथ, मेरे पास बहुत ईमानदारी है, गिन के बताऊँ, पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब आप इसको बहुवचन नहीं कर सकते। आगे बात समझ में। तो पहली चीज तो आपने ये नोट कर लिया
कि नाउन को सिंगुलर कैसे किया जाता है, प्लूरल कैसे किया जाता है। फिर वर्ब सिंगुलर कैसे होती है, प्लूरल कैसे होती है। वर्ब की 3 फॉर्म पढ़ी हमने, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चौथी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वास्तव में होती नहीं है, आईएनजी है वो, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते, चौथी फॉर्म हम उसको मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। फिफ्थ फॉर्म जो हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस है। एक्चुअल में वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, 3 होती है। हमने फिर ये भी देखा कि अच्छा कोई वर्ब है वो नाउन का काम भी कर सकता है। कभी कोई वर्ब नाउन का काम करे, इसका मतलब कभी किसी वर्ब को सब्जेक्ट की जगह रख करके देखते हैं तो कभी कभी वो जेरेंड के रूप में, हमें एक टेक्निकल उसका वर्ड देखा था, नाम देखा था, जो जेरेंड होता है ना। ये जेरेंड वगैरह हम एक बार नहीं पढ़ने वाले क्योंकि वर्ब के अंदर ये एडवांस होता है, और आगे जब हम कुछ चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद हम देखेंगे। फिर हमने बात की थी कि पर्सन जो होते हैं वो कितने प्रकार के देखे आपने, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, स्पीकर, मैं जो बोल रहा हूँ आई, वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। मेरे साथ बहुत सारे लोग आकर के जुड़ जाते हैं तो हम, लेकिन बोल तो मैं ही रहा हूँ ना, इसका मतलब फिर भी हम क्या है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होगा, यू, सुनने वाला या आई जिसको सुनाने वाला, वेरी गुड। आई जिसको सुनाना चाहता है वो उसका क्या है, यू है, सेकंड पर्सन है। अच्छा, आई जिसको सुनाना नहीं चाहता, हमने कल थोड़ी सी कहानी देखी थी, बहुत सारे लोग आकर इकट्ठे हो गए, जैसे कि बाहर रिसेप्शन पे कुछ लोग हैं तो वो सुन रहे हैं अपनी बातें, तो मेरे लिए वो यू हो सकता है क्या, वो थर्ड पर्सन है। इसका मतलब आई के लिए, आई जिसको सुनाना चाहता है वही उसके लिए यू है। पहली चीज आपको ये भी समझ आई। अब आगे की कहानी देखते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, थोड़े फॉर्मेट चेक करेंगे। फॉर्मेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि टेंस जो पढ़ रहे हो उससे पहले आपका जो सेंटेंस है ना, किस प्रकार से बनता है। सेंटेंस जो बनेगा उसके अंदर तुम्हें किस चीज की नीड होती है। अच्छा, एक वाक्य को पूरा करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, एक सब्जेक्ट की जरूरत है, और एक, क्या इससे पूरा हो जाएगा, क्या ऑब्जेक्ट की नीड है या नहीं, कम से कम 2 चीजों से मेरा सेंटेंस पूरा हो रहा है क्या। अगर कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो तुम कर दो आगे। जैसे पहले क्या आएगा, मान लो क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आ सकती है। अब वर्ब को एक्सप्लेन आगे और करना तुम कर सकते हो, बट यहाँ से यदि तुम चाहते हो सेंटेंस पूरा हो तो भी पूरा है। जैसे मैंने लिखा राम, बताओ ये सही है क्या सेंटेंस, राम प्ले, गलत है। मैंने बताया जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट आपको सिंगुलर नजर आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर। इसका मतलब सिंगुलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, वाई तो नहीं हटेगा, क्यों, वाई से पहले क्या है, वोवल है। इसका मतलब अभी सेंटेंस पूरा है ना, राम खेलता है, सेंटेंस कंप्लीट है। कहाँ खेलता है तुम बता सकते हो, इन द ग्राउंड। क्या खेलता है, फुटबॉल लगा दो। एक्सप्लेन करने की अगर जरूरत है तो कर सकते हो, बट यहाँ से भी अगर सेंटेंस देखा जाए तो एक बार काम चल सकता है। आगे बात समझ, कुछ नाउन की बात कर लेते हैं। कई बार आपके सामने कुछ चीजें बेसिक बेसिक बातें आती है तो पता चलता है कि नाउन जो है वो कितने प्रकार के हैं। हिंदी में तो पता नहीं कितने होते हैं, इंग्लिश में कितने प्रकार के नाउन, नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और मेटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, यही होता है। हिंदी में शायद तुम बोलते हो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक बोलते हो, कॉमन नाउन जातिवाचक, और पदार्थवाचक हो गया शायद आपका मेटीरियल नाउन, है ना। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक जो है, और कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, है ना। ऐसे नाउन पढ़ते हो आप, यही नाउन आपके यहाँ रहेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति का नाम है वो कॉमन है, इसका मतलब जैसे मैंने किसी का नाम लिख दिया, जैसे राम है, राम कॉमन नाउन है क्या, क्यों, वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, वेरी गुड। किसी व्यक्ति का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है, और किसी जाति का बोध हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट, विद्यार्थी, तो वो क्या है, एक प्रकार से कॉमन नाउन है। विद्यार्थी में सारी आ जाएंगे, इसका मतलब आ रही बात समझ में, महिलाएं, आ रही बात समझ, ये सारे क्या कॉमन नाउन आएगा। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम आएगा, और प्रॉपर नाउन आपको ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा कि पहला जो लेटर होता है उसको हमेशा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल, है ना। क्या इसको शुरुआत में ऐसे लिख सकते हैं क्या, राम, चलो ठीक है इस प्रकार से लिखा जाए, क्या राम ऐसे लिखा जा सकता है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, पता होना चाहिए। अच्छा, जब तुम सेंटेंस बनाते हो, पूरा सेंटेंस लिखते हो, सेंटेंस की जो शुरुआत स्टार्टिंग होती है वहां से तुम पहला लेटर कैपिटल में लिखते हो ना, उसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं। यदि बीच में कहीं भी यदि कोई और किसी प्रॉपर नाउन की बात हो रही है तो तुम्हें वो पहला लेटर कैपिटल में लिखना पड़ता है। वजह क्या है इसकी, ताकि कोई व्यक्ति उसका अर्थ ना निकाल पाए। आ रही बात समझ में। जैसे
मैंने अपना, अच्छा किसी नाम जो होता है ना, प्रॉपर नाउन जो है, उसका कोई अर्थ नहीं होता ज़्यादा। हम भारत के अंदर कुछ अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में अर्थ होता नहीं है। आ रही बात समझ में? और अर्थ निकालना भी नहीं है। जैसे मनीष है, इस मनीष को कहीं भी जाकर के किसी भी देश में पढ़ा जाएगा, अगर मैंने पहला लेटर कैपिटल में लिखा, इसका मतलब क्या होगा? कोई अर्थ निकालने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। यदि मैंने किसी सेंटेंस के अंदर जैसे राम को राम लिख दिया, तो इसका मतलब अगर मैंने राम को इस प्रकार से लिखा तो कोई अर्थ नहीं निकालेगा, सोचेगा किसी का नाम है, अर्थ क्यों निकालूं। यदि मैंने ऐसे लिख दिया तो अर्थ निकालने की कोशिश करेगा, और गूगल भी करेगा। गूगल करने पे इसका अर्थ आएगा, साइट्स का अर्थ होता है मादा भेड़ होता है, राम, तुम चेक कर लेना ना। ऐसे लिखते हो तो, ऐसे लिखते हो तो किसी व्यक्ति का नाम साक्षात राम आएंगे, आ रही है बात समझ? और ऐसा आएगा तो साक्षात भेड़ आएगी। तो समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है? यदि कभी भी किसी का नाम लिखना हो तो पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। समझ पाई बात को? ठीक है। अब हम थोड़ा फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, कैसे फॉर्मेट कैसे बनते हैं इसके। डर तो नहीं लग रहा इंग्लिश से? है डर तो नहीं लग रहा क्या इंग्लिश से? देखो, सबसे पहले इसका अफर्मेटिव फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसको आप पॉजिटिव बोलते हो, है ना। साधारण सा वाक्य जो होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, अदरवाइज क्या आएगी? मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, एक्सप्लेन करना है तो वो आगे रहेगा। आगे बात समझ में? कई बार ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से भी काम चल सकता है, और यदि हेल्पिंग वर्ब है तो ये आप ऐसे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा, राम प्लेज क्रिकेट, सही है सेंटेंस। सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी उसकी, जो एक्शन हो रहा है, एक्शन समझते हो ना, जिसमें कोई क्रिया हो रही है, इसका मतलब वो प्लेज, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर दो। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसको अगर हेल्प वर्ब की तरह यूज किया जाए, अच्छा ये तो आपको ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, और थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको, ध्यान देना। वर्ब जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म है। इस प्रकार से तुम सभी को पढ़ते हो। जैसे आपने देखा, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। अरे बात समझ में? अब आपको ये ध्यान रखना है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, ये हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बताने के लिए आएगा, केवल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आएगा। रटना नहीं है कब एस या एस का यूज होगा, कि कौन सी कंडीशन आएगी, तो हमें समझना है जब कभी भी प्रेजेंट की कोई जानकारी दे रहा है तो इसका मतलब वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। एक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, कोई काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। जैसे मैं कह दूं कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा कि राम इज ए टीचर, मुझे बताओ ये सेंटेंस क्या है? क्या इसमें एक्शन नजर आ रहा है? कुछ भी कोई क्रिया हो रही है क्या इसमें? मैंने राम के बारे में जानकारी दी है, इसका मतलब। और जानकारी हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। अब इसी चीज को मैं लिख दूं ऐसे कि राम रीड्स बुक, तो इसका मतलब क्या है? ये जानकारी है कि एक्शन? देखने को तो एक्शन नजर आ रहा है, पर एक्चुअल में ये जानकारी है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हर वो चीज जानकारी ही लगेगी, जानना ठीक है। यहाँ पर भी जानकारी है, ये भी जानकारी है, दोनों प्रेजेंट सिंपल है तो जानकारी है। जानकारी कैसे है? आप अगर किसी कोई भी मार्केट में खड़े हो कहीं भी, है ना, यदि आपसे पूछ जाता है क्या करते हो, आप क्या बोलोगे? मैं पढ़ता हूँ, सिंपल। क्या तुम उस टाइम पढ़ रहे हो जिस टाइम तुम वहां खड़े हो? तो आपने क्या जानकारी दी? इन्फॉर्मेशन दी, इसका मतलब। आ रही बात समझ में? जहां आप बता रहे हो वो आपके, आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, कुछ भी। लेकिन कोई एक्शन यदि तुम कर रहे हो तो वो एक्शन वहां पे करते हुए नजर आते। ये बोलने का तरीका तो यही है। अगर कोई कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप ऐसे बोलते हो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो इसका मतलब मार्केट में तुम पढ़ते हुए नजर तो आने दे, फिर बोलना भी नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब एक्शन अगर स्टार्टिंग होती है एक्शन की, तो एक तो होगा कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस होते हुए वो पूरा हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। दो ही एक्शन होंगे, या तो कोई काम शुरू होगा, शुरू होगा तो उसको कंटिन्यूस में बोलेंगे, और शुरू होके कभी तो खत्म होगा।
तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है आईएनजी जो है वो क्या है, कंटिन्यू, और यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है वो क्या है, परफेक्ट। इसका मतलब जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए वो काम क्या होगा, कंप्लीट। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब कभी किसी काम को कंप्लीट या फिनिश दर्शाना हो तो वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होगी, थर्ड फॉर्म। जहां यदि किसी काम को कंटिन्यूस में बताना हो तो वर्ब के साथ क्या लगाना होगा, आईएनजी। क्या तुम पहले काम को कंप्लीट कर दोगे या पहले शुरू करोगे, शुरू करोगे। जैसे आपने किसी काम को शुरू किया इसका मतलब पहले वो काम कंटिन्यूस में चल रहा है, कंटिन्यूस में चल रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, टीचिंग है सिंपल, तो आईएनजी क्यों यूज किया, क्योंकि मैं अभी इसको पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही पूरा होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब जैसे तुम रूम की सफाई कर रहे हो तो क्या करोगे, कंटिन्यूस करो, कर रहे हो इसका मतलब कंटिन्यूस है। इसका मतलब आप बोलोगे आई एम क्लीनिंग द रूम, इसका मतलब रूम की सफाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सिंपल। जैसे ही रूम की सफाई हो जाएगी तो काम दूसरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, क्लीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी इसका मतलब। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये दो ही एक्शन आपको नजर आएंगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस लिए आ रही है, प्रेजेंट के बारे में बताने के लिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस लिए आ रही है, पास्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस लिए आ रही है, काम कंप्लीट को दर्शाने के लिए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आ रही है, काम को कंटिन्यूस बताने के लिए। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है जो कि प्रेजेंट को बताने के लिए आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस का यूज करना होता है। आगे बात समझ में। तो वर्ब एक्चुअल में फर्स्ट फॉर्म किसको बताएगी, प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन। सेकंड फॉर्म किसको बताएगी, पास्ट को। और टेंस वास्तव में कितने होते हैं, एक तो आपका पास्ट होता है, एक होता है प्रेजेंट। टेंस तो आपके दो ही हैं, इसका मतलब फ्यूचर तो टेंस है नहीं, इसका मतलब क्या है क्या। देखो एक तो जो बीत गया है इसका मतलब वो पास्ट है, एक जो चल रहा है जिसको आप देख रहे हो वो प्रेजेंट है। फ्यूचर टेंस तो इमेजिनरी है, इसका मतलब काल्पनिक है, अभी तक आपने उसको देखा नहीं, देखा नहीं तो वो काल कैसे हो सकता है। पर हम आशावादी रहते हैं हमेशा। हम आज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें कुछ ना कुछ आशा है, जीवन में कुछ करेंगे। उस आशा को बरकरार रखने के लिए फ्यूचर टेंस को भी टेंस मान लिया। पर वास्तव में तो दो ही होते हैं, कौन सा, पास्ट और प्रेजेंट। इसलिए इन दोनों को बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर के लिए कौन आएगा, विल सेल का यूज करेंगे हम, जिससे आपको पहचान हो जाएगी अच्छा फ्यूचर की बात हो रही है। बात को समझ गए। देखा जाए तो टेंस कंप्लीट है, मतलब अगर बेसिक चीजों की बात करें तो यहाँ आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअल में ये किस प्रकार से ड्राइव करती है चीजें सारी। हेल्प वर्ब किस प्रकार चलती है, हेल्प वर्ब किसको बताएगी, तो हेल्प वर्ब बताएगी टाइम को। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म चौथी फॉर्म जो नजर आ रही है वो एक्शन को बताएगी। एक्शन कौन सा है इसमें, परफेक्ट है, कंटिन्यूस है। यहाँ तक समझ आया। राम प्लेज क्रिकेट। अच्छा, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के साथ आपने एस या ईएस का यूज किया। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने क्या यूज कर दिया, एस या एस का यूज कर दिया, है ना। और ये सेंटेंस कौन सा हुआ, अफर्मेटिव हुआ। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हेल्प वर्ब भी आ सकती है। तो हेल्प वर्ब कैसे है, जैसे मैंने लगाया कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे बताओ प्लेइंग जो है वास्तव में किसका काम कर रही है, मैन वर्ब का। इज किसका काम कर रही है, अब प्लेइंग जो है ये तो बता रही है काम हो रहा है, मतलब खेल रहा, लेकिन इज बता रहा है टाइम को कि प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। यदि मैंने यहाँ पे वॉज लगा दिया तो इसका मतलब ये पास्ट में हो रहा है। इसका मतलब ये कि राम क्रिकेट खेल रहा था, वॉज है तो रहा था, ये यदि इज है इसका मतलब क्या है, रहा। आगे बात समझिए। तो इसका मतलब आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला ये रहेगा। फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मेट ध्यान में रहेगा तो ही तुम इंग्लिश को अच्छे से लिख पाओगे, और फॉर्मेट ध्यान में रहेगा तो ही तुम इंग्लिश बोल पाओगे। वरना कहाँ सब्जेक्ट लगाना है कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है ये भी नहीं पता होगा, है ना। और वो आपके माइंड में अपने आप ही सिग्नल देगा कि पहले सब्जेक्ट बोलना है क्या बोलना है। नेगेटिव का फॉर्मेट देख लेना कैसे होगा, किसी को पता है क्या, वेरी गुड। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्प वर्ब। फिर ध्यान रखना बिना हेल्प वर्ब नोट नहीं आता, बिना नोट के हेल्प वर्ब, ऐसी कंडीशन तो हो सकती है, लेकिन हेल्प वर्ब है इसका मतलब नोट जब भी आएगा तो हेल्प वर्ब का आना जरूरी है। अरे बात समझ में। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट किसका है? नेगेटिव का। जरूरी थोड़ी है कि आपका सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कहता है कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा, जैसे ऐसे बोले जाए राम नहीं खेलता तो डज नॉट आ जाएगा। अगर नहीं खेल रहा तो राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको पता चल रहा है ऊपर वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पे राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। बस नेगेटिव है तो नोट है, बस नोट कितने नंबर पे आएगा? इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। कोई ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हो, तो सिंपल ध्यान रखना, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस जैसे मैं इज को पहले लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लगाया इज राम प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब ये है कि क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, यस या नो में आंसर देना होगा। इसमें डब्ल्यू एच नहीं है, ध्यान रखना, डब्ल्यू एच एक बार नहीं लगा रहे हो, क्योंकि जब कभी भी हेल्प वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, डब्ल्यू एच नहीं होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो, तो इसका मतलब उस पर्सन का आंसर यस या नो में मिलता है। नेक्स्ट देखो, अरे समझ तो आ रहा है? सच में समझ आ रहा है क्या? एक तो इंग्लिश की क्लास, ऊपर टाइम भी आपका दोपहर का, है ना? इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरेस्ट लेना बस, है ना, सीखना है और ऐसे समझना है कि इंग्लिश मेरी अपनी है और मेरा खुद का सब्जेक्ट है, किसी भी हाल में इसको अच्छे से तैयार करना है ना, तब जाके वो इंग्लिश आपका हो पाएगा। यदि तुमने इसको पराया कर दिया तो फिर ये आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, आपको वही कंडीशन रखनी है, हेल्प वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, नॉट की पोजीशन थर्ड नंबर पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो पर्सन भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, एज राम नॉट प्लेइंग पर्सन बन गया। क्या इसमें कुछ अलग नजर है आपको? क्यों? कुछ भी हो सकता है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा? लेकिन यहां से अगर तुम देख पा रहे हो सेंटेंस को, तो इसका मतलब यहाँ पे यस या नो में आंसर देने के लिए लायक तो है ये सेंटेंस, लेकिन नेगेटिव है। आ रही है बात समझ में? इस हिसाब से तुम फॉर्मेट जो बनाओगे, तो पहले आपके माइंड में 4 फॉर्मेट होने चाहिए। अब यदि तुम्हें डब्ल्यू एच की नीड है, यदि कोई भी डब्ल्यू एच की नीड है तुम्हें, तुम यहाँ पे इसको जड़ सकते हो, वाई इज राम प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट, अगर वाई लगाए इसका मतलब क्या आता है, क्यों, रीजन बताने के लिए आता है, तो मतलब राम क्रिकेट क्यों खेल रहा है। आगे बात समझ में? यहाँ क्यों नहीं खेल रहा है, नहीं आ गया इसका मतलब नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे तो बन सकता है, तो यहाँ वाई लगा सकते हो। नेगेटिव डेरिवेटिव में डब्ल्यू एच जरूर होता है। यहाँ पे तुम अगर डब्ल्यू एच लगाते हो तो भी काम चल सकता है, ना लगाओ तो भी काम चलेगा, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ आई क्या? एक बार उतार दो।
उतार लिया होगा, ध्यान देना। ये क्यों लिखवाया मैंने, इसके पीछे कारण क्या है, ताकि आप किसी सेंटेंस का फॉर्मेट बना पाओ। अरे बस में सेंटेंस लिखने का जो सलीका है, मतलब जो ढांचा है वो किस प्रकार का है, ये इंग्लिश में लिखने की एक शैली है, इसी प्रकार से लिखा जाता है। हिंदी में जैसे तुम किसी सेंटेंस को बोलते हो तो एक व्यवस्थित तरीके से बोलते हो, जैसे मैंने कहा राम किताब पढ़ता है, तो ये सेंटेंस सही है। या मैं इसको बोलूं किताब पढ़ता राम है, राम पढ़ता किताब है ना, राम किताब पढ़ता है, ये सेंटेंस सही है ना। इसी हिसाब से तुम इंग्लिश में जब कोई बात करते हो तो वहां तुम्हें सब्जेक्ट को पहले बोलना है, मेन वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, कोई जिस चीज को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो आएगा। आगे बात समझ में, इसी हिसाब से चीजें सारी जितने भी इंग्लिश के अंदर जो भी आप फॉर्मेट तैयार करोगे वैसे चलने वाला है। कुछ WH लिख लो तुम। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि वाई, वाई को क्या बोलते हैं, क्यों, ये रीजन बताने के लिए आता है, कोई भी कारण बताने के लिए, है ना। जैसे कि हाउ, मतलब कैसे, कोई भी मैनर बताने के लिए आएगा हाउ। यदि बात की जाए व्हेन, व्हेन मतलब कब, टाइम की सेंस देगा ही। यदि आए वेयर, कहाँ, तो ये किसके बारे में आएगा, प्लेस, कोई भी जगह के बारे में आएगा। वो भी आ सकता है, कौन, किसी व्यक्ति के लिए आ सकता है, सिंपल। विच, कौन सा, विच पर्सन के लिए भी आ सकता है, किसी वस्तु के लिए भी आ सकता है। होम, किसको बोलते हो ना कई बार, तो ये होम जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, किसका काम करता है, और हु जो है वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, विच, होम। कई बार आपके सामने कंडीशन आएगी हाउ मनी, हाउ मेनी, मतलब है इसका कितना। तो जब आप किसी चीज को काउंट करते हो, जो चीज काउंटेबल है इसका मतलब, है ना, तो वहां क्या यूज करोगे, हाउ मेनी। और कई जगह आपको मिलेगा हाउ मच, ये भी क्या होगा, कितना, कितना दूध पीता है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच। हाउ लॉन्ग भी आ सकता है, ड्यूरेशन बताने के लिए, टाइम की, है ना। और हाउ फार भी आएगा क्या, जैसे कोई डिस्टेंस बताने के लिए, दूरी बताने के लिए, इस प्रकार की चीजें यूज की जा सकती है। बता लो जल्दी से, WH पता होना चाहिए। डटे रहना तुम बस सीखने के लिए, ऐसे नहीं 2 दिन क्लास लगाई सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आज तो छोड़ देते हैं सर, कोई और सब्जेक्ट देखते हैं, है ना। समझ आएगा, ये गारंटी है, लगातार क्लास लगाओगे तो। अगर क्लास को बीच में मिस कर दिया तो दिक्कत है। अब इसको साफ कर दूं, उतार लिया होगा। कई बार ऐसा होता है जीवन में, कभी कभी आपके सामने ऐसी घटना होगी, ऐसा लगेगा कि समय आपके साथ अन्याय कर रहा है, और फिर तुम ये सोच कर कि इस समय ने बेवफाई की है तो समय की कदर करना छोड़ दो। ये चीज कई बार गलत हो जाती है ना। तो तुम्हें देखना है समय के साथ किस प्रकार से ढलना है, समय का सदुपयोग कैसे करना है, इन सब चीजों को जान करके हमें जीवन में सिलेक्टेड चीजों को अपनाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेंस की। सबसे पहले टेंस की शुरुआत करें तो प्रेजेंट,
प्रेजेंट की यदि बात करो तो प्रेजेंट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस। और उसके बाद में क्या होगा, परफेक्ट। और फिर क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल वो होगा जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जानकारी जहां पे मिले वो इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। और जहां पे कोई काम आपका लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब काम कंटिन्यूस होने के बाद में जैसे पूरा होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, परफेक्ट बोल देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कोई काम परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, ऐसा भी हो सकता है क्या, दोनों भी हो सकती है चीज। जैसे मैंने आपको कोई होमवर्क दिया कि 10 पेज आपको लिखने हैं, मैंने आपको बोला 2 घंटे बाद आकर के चेक करता हूँ। मैं 1 घंटे बाद आया, आपने 5 पेज तो कंप्लीट कर दिए, लेकिन 5 पेज अभी आपके लिखने वाले हैं, है ना। तो इसका मतलब जो कंप्लीट कर लिया उसको क्या बोलूं, परफेक्ट। और जिसको अभी भी लगे हो तुम, वो अभी आपका क्या है, कंटिन्यूस। इसका मतलब कई बार मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पढ़ तो 2 घंटे से रहा हूँ, क्या 2 घंटे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ तो पढ़ा है। 2 घंटे से अब तक जो मैंने पढ़ा है वो तो मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसको क्या बोलूं, परफेक्ट। लेकिन अभी भी जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको क्या बोलूंगा, कंटिन्यूस। तो इसी सेंटेंस को क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे बात समझ में, परफेक्ट अकेला तुम्हें समझ आता है कि जहाँ कोई काम अपने आप में कंप्लीट हो जाए, और कंटिन्यूस जो चल रहा है, और सिंपल जो जहाँ पे आपको कोई जानकारी देगा, सिंपल इंफॉर्मेशन देगा, वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होगी, कब एस का यूज करना है, कब ईएस का यूज करना है। इसके फॉर्मेट फिर तैयार करेंगे एक बार, कैसे देखो। अब मैं आपको ये वो भी लिखवाऊँ क्या, हिंदी में प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है, जिसके अंत में ता है, ते है, ती है, लिखवाऊं, अरे लिख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ता है, ते है, ये आप छठी क्लास में पढ़ते होंगे, सिर्फ इसलिए ताकि जानकारी काम आए और आप किसी सेंटेंस की पहचान अच्छे से कर पाओ। लेकिन हर जगह वो चीज आपको नहीं मिलने वाली। जैसे किसी चीज को बोलते हो कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो रहा हूँ इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस है, तो वो तो बच्चों वाली बात होगी ना। अब आप बैठे हो, मान लो, तो बैठे हो तो बैठ रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ तो खड़ रहा हूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं खड़ा हूँ इसका मतलब, अभी जो मैं खड़ा हूँ इसका मतलब क्या है, ये काम कंटिन्यूस में है या नहीं है, एक्शन तो अभी भी जारी है, ये जारी है या नहीं है, एक्शन जारी है ना। तो खड़े होने की जो प्रोसेसिंग है वो कंटिन्यूस में चल रही है, तो रहा रही वाला कोई लफड़ा है ही नहीं इसके अंदर। जैसे मैं कहूँ कि मैं किताब पढ़ चुका हूँ, तो तुम परफेक्ट के लिए चुका है, चुके हैं, चुकी है ऐसे लगाते हो। पढ़ चुका हूँ एक सेंटेंस में नहीं ये बोला, दूसरा मैंने बोला मैंने किताब पढ़ ली है, दोनों में अंतर क्या है, काम तो दोनों में कंप्लीट हुआ है। तो चुका है से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, तो ऐसा रटा लगाना नहीं है। तो मैं सिंपल पहचान करनी है, इन्फॉर्मेशन दे रहे, प्रेजेंट सिंपल, कोई काम कंटिन्यूस में बता रहे, तो क्या होगा, लगातार चल रहा, कंटिन्यूस है, आईएनजी लगेगा। और जहां आपको लगे कोई काम अपने आप में फिनिश हो चुका है तो वो परफेक्ट होगा। समझ आ रही बात, क्या चुका है, चुकी है याद करोगे, और वो आएगा भी नहीं एग्जाम में। हाँ, ये कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे आपका एलडीसी एग्जाम होता है तो कुछ उसमें क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई एक हिंदी का सेंटेंस दे दिया जाए, तो वहां चुका है लिखा होगा, तो पता चल जाए कि अच्छा इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है, तो वहां थोड़ा सा काम आ सकता है। बाकी चीजें वैसे ही चलने वाली है। सबसे पहले हम सिंपल की बात करेंगे। सेंटेंस जो सिंपल होता है वो जानकारी बताएगा, और सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अफर्मेटिव की। इससे पहले जो हमने फॉर्मेट तैयार किए थे वो केवल फॉर्मेट थे, वो सब में काम आने वाले हैं। यहाँ अफर्मेटिव का फॉर्मेट बनाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, अरे बताओ, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दूं या ईएस लगा दूं, ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाने वाला कि एस का यूज कब करूं, ईएस का यूज कब करूं, क्योंकि इससे पहले का जो सेशन था उसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगाओगे, एस या ईएस लगाओगे। जहां आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस का यूज नहीं होगा। अब जैसे मैंने किया नेगेटिव, तो आपको पता है कि जब कभी भी नोट आएगा तो नोट बिना हेल्प वर्ब के नहीं आता, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्प वर्ब लगानी है आपको। और प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। उसके बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे कोई एक्सप्लेन करना है तो वो आप कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद में इंटरोगेटिव आएगा। इंटरोगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले बताओ क्या आएगा, पहले हेल्प वर्ब आती है, और प्रेजेंट सिंपल की हेल्प वर्ब है कौन सी, डू या डज। तो सबसे पहले क्या लगाऊं, डू या डज,
उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना होगा क्योंकि प्रश्न बना रहे हो तुम, आगे बस मत। फिर इंटरोगेटिव, नेगेटिव, क्या लगाऊं सबसे पहले, क्या आएगा सबसे पहले, डू डज आएगा क्योंकि हेल्प वर्ब है ही कौन सी, डू और डज है। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, नॉट की पोजीशन थर्ड नंबर पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे एक्सप्लेन कर दो जो भी करना, इतनी सी कहानी। यदि तुम्हें ये सारी चीजें याद है ना, अच्छे से पता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखते हो कि अच्छा पॉजिटिव जो होता है या अफर्मेटिव जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्प वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। अगर नेगेटिव का फॉर्मेट तैयार करोगे, आपको पता है पहले सब्जेक्ट लगाऊंगा, फिर उसके बाद में हेल्प वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, इतना सा काम है। इंटरोगेटिव में ऐसा क्या है कि प्रश्नवाचक बन जाए, प्रश्नवाचक में ऐसा क्या करना पड़े, तो सिंपल सी बात है कि जिस टेंस की जो हेल्प वर्ब है उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले रख लो, पहले कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। नेगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले ही आनी है, इसका मतलब नॉट की पोजीशन थर्ड नंबर पे, याद रख पाओगे, एक बार इसको भी बता दो। खूब सारे हिंदी के सेंटेंस दूंगा मैं आपको, आप उसका इंग्लिश में अनुवाद करोगे, ठीक है, कर पाओगे। चलो बता रहे हो क्या अभी, उतार लिया। ईमानदारी से बताना किसको समझ नहीं आया, ये जो बातें जो अभी की है मैंने, किसको समझ नहीं, ईमानदारी से बताना, पूछो आपको समझ नहीं आया, ठीक है। और आप आए भी लेट थे, क्लास निकल चुकी थी लगभग 25 मिनट की, है ना, मुझे ज्ञात है आपका टाइम भी, कल आपने क्लास लगाई भी नहीं थी, कल आपने उधर वाली क्लास लगाई थी, ये लगाई थी क्लास आप, ठीक है, ठीक, समझ आना चाहिए तो, और नहीं भी आना चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है, समझ नहीं भी आना चाहिए, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको समझाना ही चाहिए। और किसको समझ नहीं आया आप में से, सभी को पल्ले पड़ रहा है क्या, जो बोल रहा हूँ वो भाषा तो समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ आ रहा है क्या आपको। 10वीं के बाद में पहली बार इंग्लिश के दर्शन कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर की यदि बात करो, टेंस के दर्शन हो रहे हैं, तो थोड़ा होता है ना, समझ सकता हूँ मैं, पर आहिस्ता आहिस्ता जब तुम प्रैक्टिस करोगे चीजें सारी आपके फेवर में आ जाएगी, ठीक है। अभी तुम्हें सिर्फ क्या काम करना है, कल के लिए आते ही मैं आपसे फॉर्मेट सुनूंगा कि पॉजिटिव का फॉर्मेट कैसा होता है, नेगेटिव का कैसा होता है, इंटरोगेटिव का क्या, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में किस प्रकार की चीजें रहती है, ये बता सकते हो। तुम यदि 4 चीज कंठस्थ कर लोगे, रैंडम आपको कहीं से पूछा जाए कि अच्छा इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट तैयार कर दे, यदि आप कर देते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे टेंस में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि शुरुआत में बच्चे को समझ तब नहीं आता चल क्या रहा है, यही नहीं पता, क्योंकि सेंटेंस की जो फॉर्मेट है वो नहीं मालूम कहाँ से शुरू किया जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि राम भोजन पकाता है, तो पता चले कि सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सबसे पहले क्या लिखो, राम। राम के बाद में इंग्लिश में आपने देखा कि वर्ब आती है, फॉर्मेट में वर्ब रहता है,
और राम क्या कर रहा है, क्रिया कौन सी वाली, पकाना, पकाने को क्या बोले, क्या बोलोगे, कुक। अब कुक करूं या कुक्स करूं, तो पता चला सब्जेक्ट एक वचन है, तो वर्ब को एक वचन करने के लिए वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस या एस। तो राम कुक्स, अब एक्सप्लेन करना है क्या, फूड, आगे बात समझ में, राम कुक्स फूड। तो इस प्रकार सेंटेंस बनते, राम भोजन नहीं पकाता, तो इसका मतलब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि ध्यान रखना, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, बस थोड़ी ट्रिक बता रहा हूं, समझ लेना इसको कि वर्ब का यूज कौन कौन सी चीजों के साथ कैसे करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो एस, जिसमें एस लगा हुआ है वो वाली वर्ब लेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब कौन कौन सी, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ एस या एस का यूज करते हो, और भी बहुत सारी वर्ब है, जैसे आपके सामने मैं पहले डज लिख देता हूँ, दो बाद में लिखूंगा, डू, इज, एम, आर, एक होता है हैज और हैव, फिर डिड भी आएगा, और वॉज और वर, और एक हेड भी आएगी। ये इतनी चीजें आपके सामने रहेगी। आपको क्या करना है, जहां सब्जेक्ट सिंगुलर है ना उसके साथ हमेशा एस वाली हेल्पर मिलेगा। एस किस में लगा हुआ है, डज, एस है, इज, हैज। अब आपको पता है डिड अकेला ही है, तो एक वचन आए चाहे बहुवचन आए आपको डिड लगाना है। हेड जहां अकेला नजर आ रहा है तो वहां एक वचन आए चाहे बहुवचन आए, सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या रहेगा, हेड रहेगा। लेकिन जब दो कंडीशन आ रही है यह वाली, तो सिंगुलर के साथ एस वाली हेल्पर आएगी, कौन सी, वॉज, हैज, इज, डज। या फिर कोई वर्ब है तो वर्ब जैसे मैंने बोला कि प्ले लगाऊं या प्लेज करूं, तो आपको पता चलेगा कि एस वाली हेल्पर भी आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है मेरा, सिंगुलर है। बात समझ आ रही है ना। तो ये लफड़ा तो खत्म हो गया कि कहाँ पे एस का यूज करना है, सॉरी कौन सी हेल्प वर्ब किसके साथ आएगी, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो एस वाली हेल्प वर्ब ही लेगा, अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है, आई एक एम जो स्पेशल वर्ड होता है, आई के साथ एम ही रहता है, इसका मतलब कंटिन्यूस में भी और प्रेजेंट सिंपल में जब तुम बात करोगे वहां पे। आर जो है प्लूरल के साथ आएगा, हैव जो है प्लूरल के साथ, वर जो है वो प्लूरल के साथ। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज आपसे मैं कल ही पूछूंगा और साथ में आपको ये फॉर्मेट पूछूंगा, ये अच्छे से कवर करके आना। आज के लिए बहुत है इतना, पक गए होंगे तुम, ठीक है। तुम क्लास को दोबारा देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़ी रहेगी क्लास, और कल वाली क्लास मैंने अपलोड नहीं की, आज उसको अपलोड कर दूंगा, और ये भी, और जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चे वो भी ध्यान देना। थैंक यू। किसी भी सेंटेंस को तुम बोलते हो तो बोलने के लिए तुम्हें किस चीज़ की नीड है, हिंदी में जब तुम बोलते हो और इंग्लिश में जब जब बोलते हो तो दोनों का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, जिस ढांचे में चीज़ों को रखना है, बस कैसे रखना है, पहले कौन आएगा, पहले वर्ब आएगी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के बाद में एक्सप्लेन कैसे करना है उस वर्ब को, ये कुछ चीज़ें होती है, पहले वो माइंड में रहना चाहिए। समझ पा रहे हो बात को। तो इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब यह है कि पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, और मुझे लगता है आपने बेसिक भी अच्छे से काम कर लिया। और बेसिक भी आपने क्या काम किया, तो कुछ चीज़ें आपसे अगर पूछूं तो तुम जल्दी से बताओगे, फिर बताओ। फिर पहले मुझे ये बताओ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। और वर्ब सिंगुलर कैसे होती है, इसकी कुछ चीज़ें पढ़ी आपने, एस या आई एस, कॉमन आप इसको पढ़ते हो, कई बार वाई को हटा के आई एस का यूज भी लगा देते हो। वर्ब को सिंगुलर क्यों करना पड़ रहा है आपको, इसके पीछे क्या कारण है, तुम्हें ऐसी क्या नीड पड़ी कि तुम वर्ब को एस या एस करके उसको सिंगुलर कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर दिखाई पड़ेगा। और प्रेजेंट सिंपल में जब तुम बात करते हो तो वर्ब तुम्हारा, मतलब वर्ब की यदि मैं बात करूँ वो सिंगुलर कब रहेगा, जब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल रहेगा, सिंपल है। ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद में हमने कुछ बातें और पढ़ी कि अच्छा फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ये चीज़ भी देखी हमने। फिर टेंस क्या है एक्चुअल में, टेंस हिंदी में बात करते हैं काल होता है, इंग्लिश ग्रामर में हम बात करें जैसे कि टेंस क्या है, तो टेंस कई चीज़ों को बताता है, जैसे कि टेंस टाइम को बताएगा, टेंस आपके एक्शन को बताएगा, टेंस स्टेट को बताएगा। टाइम की बात करूं, जैसे कोई भी हेल्प वर्ब आ गई या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी, तुम्हें पता चलेगा ये बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दूं तो
पास्ट की बात होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है? पास्ट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज होती है। तो तुम्हें दो चीज तो पता चली ना यहाँ पे, कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ वो किसको बता रही है? पास्ट को। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो किसको बता रही है? या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज कर दो, इसका मतलब प्रेजेंट में बात चल रही है। कितना पता चल रहा है आपको? इसका मतलब ये तो टाइम बता दिया। कई बार एक्शन भी बताता है। कैसे? जैसे आपने बोला प्ले, प्लेज यूज कर दिया, प्ले यूज कर दिया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? और कई बार आपके सामने प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आएगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको बताएगी? पास्ट को। और एक्शन भी बता रही है कि खेलना, है ना। एक्शन का मतलब समझते हो ना, क्रिया। और कई बार स्टेट को बताने का प्रयास किया जाए। स्टेट आप कोई अवस्था की बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको जानता हूं, इसमें कोई कार्य हो रहा है? हो रहा है कुछ कार्य? क्रिया हो रही है क्या? जानना सिर्फ क्या है? फील करना है। इसका मतलब मैं आपसे नफरत करता हूं, कोई क्रिया नजर आ रही है? मन ही मन करता हूं बस। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्रिया जो है वो यहाँ पे कुछ एक्शन नजर आएगा, लेकिन कुछ में केवल क्या है? अवस्था, जो सिर्फ फील किया जाएगा। मैं आपको जानता हूं, मैं नफरत करता हूं, मैं गुस्सा करता हूं, तो इसका मतलब तुम फील कर रहे हो, इसका मतलब। और आपको दो चीज आपने पहले देखी कि एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों की यदि बात की जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको बताएगी? पास्ट को बताएगी। वर्ब की यदि चौथी फॉर्म, जिसको आप आईएनजी कहते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ये काम कौन सा होगा? कंटिन्यूस। कोई भी काम लगातार चले तो वर्ब के साथ क्या यूज करूं? आईएनजी यूज करूं। सिंपल। कोई भी काम लगातार चलने के बाद में खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाए तो आप कौन सी वर्ब से बताओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी तो कहानी है, ध्यान रखना। काम, आप जब टेंस की बात करते हो तो वहां पे आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले पढ़ते हो इंडेफिनेट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। यही पढ़ते हो। इंडेफिनेट का मतलब क्या है? कोई भी जानकारी देना। लगभग ज्यादातर कंडीशन ये रहेगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन देनी है तो प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अगर वर्ब सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब के साथ एस या एस का यूज करोगे। पास्ट है तो क्या कर दोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट की बात हो रही है। कंटिन्यूस का मतलब जब कोई काम आपका लगातार चल रहा है तो आप क्या यूज कर दोगे? वर्ब के साथ आईएनजी यूज कर दोगे। पता चल रहा है आपको? एक तो ये ध्यान रखना, हर किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ इसका मतलब काम कंटिन्यूस हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आपने पहले एक सेंटेंस देखा था पहली क्लास में, जिसमें प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, ऐसा आपने देखा। तो वॉकिंग वहां पे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस तो नहीं है। तो हो सकता है कोई आईएनजी जिसके साथ लगा हो वो कोई जेरेंड हो। जेरेंड हमने एक टेक्निकल वर्ड यूज किया था उसके लिए, ये चीज देखी आपने। लेकिन इसके बाद हमें ये देखना है, अच्छा जीवन में कभी भी कोई काम कंटिन्यूस में दर्शाना है आपको तो तुम्हें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, ये सत्य है। आगे बात समझ में? तो जैसे ही कोई काम कंटिन्यूस चलेगा, चलने के बाद जैसे खत्म होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? कंप्लीट होते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? मामला क्या हो गया यहाँ पे? परफेक्ट हो गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब तुम आईएनजी लगाते हो इसका मतलब क्या है? वो कंटिन्यूस। ये परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? क्या दोनों ही काम होते हैं इसमें? तो पता चला कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है? काम कंप्लीट हो जाना, और कुछ काम आपका बाकी रहा है उसको आप कंटिन्यूस में कर रहे हो। अभी तुम पढ़ रहे हो, 1 घंटे लगातार तुम्हें पढ़ना है, लेकिन अब तक मैंने आपको 5-10 मिनट में जो भी चीजें बताई है वहां तक आपने कुछ काम तो कंप्लीट कर लिया। मैं अभी पढ़ाने आया था आपको, 1 घंटा पढ़ाना है मेरे को, और 5 मिनट में मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया। जो पढ़ा दिया वो मेरा परफेक्ट हो गया, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा कंटिन्यूस में चलेगा। इसलिए कई बार आप बात करते हो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये चीज हमने डिस्कस कर ली, आपको बताओ तो, है ना? ये है क्या? ठीक है, ये तो बेसिक रहा। आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। मैंने आपको कुछ याद करने के लिए दिया था शायद, क्या बताया, क्या दिया था? स्ट्रक्चर, हाँ वेरी गुड। और मैंने ये भी बोला था कि तुम्हें अगर स्ट्रक्चर सारे के सारे अच्छे से याद है तो इंग्लिश
ग्रामर की यदि बात करें तो सेंटेंस कैसे बनता है, ये वाला जो मामला है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। सिंपल बात समझ आ रही है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तुम कैसे भी हो, 4 प्रकार के जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखे हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कभी भी आपसे पूछा जाए नेगेटिव कैसा बनेगा, इंटरोगेटिव कैसा रहेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसा रहेगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पता होगी मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। क्या याद नहीं है? याद है? किसको याद नहीं है? सही से बताना। आपको याद नहीं? और आपको नहीं? आपको नहीं? आपका लाया नहीं क्या कोई? ठीक है, बाकी मैंने क्लास वो अपलोड तो की नहीं। आज दोनों क्लासें एक साथ अपलोड करने का विचार है, दोनों को कनेक्ट करके। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम मिलता नहीं है इतना, फिर थोड़ा। कल एक क्लास अपलोड की, देखी किसी ने? नहीं समझ आता तो वहाँ से तुम एक बार देख सकते हो, चीज़ें आप रिपीट करोगे तो चीज़ें अच्छे से आपके कंट्रोल में रहेगी। पर मैंने जो आपको बताया है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट अच्छे से आने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको ये इंसिस्ट कर रहा हूँ इस बात पे कि तुम इसको याद करो याद करो, तो इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। इसका मतलब जब तक याद नहीं करोगे आगे की चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। फिर ही मेरा यहाँ पढ़ाने का औचित्य है, अदरवाइज मैं पढ़ा के चला जाऊँगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं रास्ता बना रहा हूँ आपके लिए, तुम्हें चलना है तो चलना तो तुम्हें है ही, पर ऐसे थोड़ी है कि मैं रास्ता बना के चला जाऊँ, तुम्हें पता ही नहीं रास्ता बनाया कौन सा था, कौन से पे चलना है, तो कोई तुक नहीं है। ठीक है, इसलिए चीज़ों को समझना, देखना थोड़ा सा। हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट की। प्रेजेंट के अंदर हम बात कर रहे थे किसकी? प्रेजेंट सिंपल की। यही पढ़ने वाले आज अपनी। और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कुछ नहीं है, जो सेंटेंस आपको सकारात्मक नजर आए, पॉजिटिव नजर आए, वो अफर्मेटिव है। जहां नेगेटिव है वो नेगेटिव है, नकारात्मक होगा। इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा भी होगा जिसमें प्रश्न भी किया जाएगा और नकारात्मक भी होगा, तो दोनों ही चीजें। अफर्मेटिव में क्या दिखाई पड़ेगा आपको? आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस ऑब्जेक्ट। अब एस या ईएस के लिए मैंने पहली क्लास के अंदर इतना आपको पढ़ा दिया कि अब तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हें कब एस का यूज करना है, कब ईएस का यूज करना है। तो यहाँ मैं वो समझाने वाला नहीं हूँ। अगर किसी चीज को अगर नहीं समझ आए तो वहां जाके देख लेना। आ रही बात समझ में? यदि मैं डायरेक्ट बता दूं कि वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज कब करना है, तो आपको सिंपल पता है कि जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां वर्ब के साथ एस लगेगा या ईएस। ईएस के लिए आपके पास कंडीशन है एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड, है ना। ये कुछ कंडीशन आए तो आपको क्या यूज करना है? ईएस, अदरवाइज तुम एस का यूज करके निकल सकते हो, है ना। तो ये तो कंडीशन रही। अब सब्जेक्ट आपको पता है कि सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। अब कोई किसी व्यक्ति का नाम है तो तुम आराम से बता सकते हो एक वचन है एक बहुवचन है, लेकिन कुछ प्रोनाउन आएंगे आपके सामने। और प्रोनाउन की हम बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो एक तो क्या आता है आई, और दूसरा क्या आता है वी। हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। और हम बात करें दुनिया के बच गए सारे के सारे वो पर्सन, वो क्या कहलाएंगे? थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, या किसी व्यक्ति का, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें से आप मुझे बताओ इसमें प्लूरल कौन सा है? सब्जेक्ट दे क्या है? प्लूरल है। ठीक है, ये तो प्लूरल हुआ, पी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। इट सिंगुलर, सी जो है वो किसके लिए यूज होता है? गर्ल, और ये वह किसके लिए? बॉय। आगे बात समझ में? इतनी चीज आपको पता है, ये है तो सिंगुलर ना सारे। ठीक, यू आपको ये ध्यान रखना है, यू को आप बोल देना आप, ताकि पता रहे कि यू को आप जब इसके साथ कोई हेल्प वर्ब यूज करोगे या वर्ब यूज करोगे तो कौन सी यूज होगी? प्लूरल होगी। कौन सी होगी? ये लिख रहा हूं, प्लूरल। अब यहां पे देखो जरा, वी मतलब एक है या ज्यादा है? ज्यादा है, तो अपने आप में ये क्या होगा? प्लूरल होगा, सिंपल। आई की मैं बात करूं तो वास्तव में आई क्या है? आई सिंगुलर है, सिंगुलर आई सिंगुलर है, मैं सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है
ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको ये बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंदर दे, इनके साथ प्लूरल हेल्प में आएगी। आप इतना ध्यान रखना, आई जो है इसको आप एज ए प्लूरल कंसीडर कर लो। किस में मानना है? प्रेजेंट में मानना है। पास्ट में जाकर के तुम आई के साथ वर नहीं वॉज यूज कर पाओगे। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब यदि तुम्हें बताया जाए कि आई क्या है, तो आई को क्या मानोगे? आई के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर या प्लूरल? तो प्लूरल आएगी, याद रख लोगे। एक इसी को याद रखना है, वी अपने आप में क्या है? प्लूरल। तो वर्ब भी कौन सी? यू का मतलब तुम मत बोलो, आप क्या हो? आप सारे आगे ना, तो क्या है? वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। ही आपको पता है कि सिंगुलर, सी भी, इट, दे मतलब वे, तो बहुत ज्यादा है इसका मतलब, तो क्या होगा? प्लूरल। याद रख पाओगे? ठीक। यदि मैं आपके सामने कंडीशन रखता हूं, आई प्लेज क्रिकेट, सेंटेंस सही है? गलत है। आई जो है एज ए प्लूरल मान करके इस वर्ब को भी आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब एस यहाँ पे नहीं लगेगा, आई प्ले क्रिकेट। आगे बात समझ में? इसी हिसाब से मैं लिखूं यहाँ पे वी, तो वी के साथ भी क्या आएगा? वी प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। यू के साथ भी सेम ही रहेगी। अच्छा, सी सही है क्या? सही है, सी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है। इसका मतलब इस कंडीशन में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, देखो कोई नाउन है उसकी तुम पहचान कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि आई जो है प्रेजेंट में आपको इसके साथ जो वर्ब यूज करनी है प्लूरल, वी के साथ भी आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है? प्लूरल, और यू के साथ भी प्लूरल है, ही और सी के साथ सिंगुलर, इट के साथ भी, दे के साथ प्लूरल। याद रख लोगे। एक बार इतना उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। अब मैं आपको सेंटेंस दूंगा, इसके बाद में हिंदी में कोई सेंटेंस लिखूंगा, तुम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। यही आसान तरीका है इसको समझने का। डालिए। कीवर्ड या एडवर्ब की हम बात करें तो प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल की यदि बात करें तो इसके लिए ऐसी क्या पहचान है जिससे तुम्हें पता चले कि हेल्प में वही आने वाली है? देखो हिंदी में तो कोई पूछेगा नहीं, आपसे कौन पूछता है ऐसे, ता है, ते है, ती है, कोई खेल नहीं है इसका, है ना। तुम्हें पता रहना चाहिए कि मुझे सेंटेंस को पहचानना है कि प्रेजेंट सिंपल का रहने वाला है या कंटिन्यूस का। तो फिर तुम्हें वर्ब फिल करवानी होगी, तो तुम कंटिन्यूस की करो, ईजीएमआर लगाओ या फिर डू डज लगाओ, प्रेजेंट सिंपल की हेल्प वर्ब लगाओ। ये कैसे लगाओगे? ये तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी कीवर्ड से। कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें समझना है कॉन्सेप्ट इसका, है ना, क्या है एक्चुअल में। जो चीज इंफॉर्मेशन दे जाए, आपको जानकारी दे रहा है, इसका मतलब, है ना, वो अपने आप में प्रेजेंट सिंपल रहेगा। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, एक वर्ड आता है डेली, एक वर्ड आता है ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली,
एवरी डे हो सकता है क्या? एवरी डे, एवरी मंथ, ऐसा कुछ भी वर्ड है यहाँ एवरी लगाओ, इसका मतलब पहचान कर लेना। कुछ चीजें बता रहा हूँ मैं उसके बारे में, जैसे नेवर भी आता है कई बार, और सेल्डम या हार्डली यूज कर सकते हो तुम। सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, इतनी लिख लो। सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, ये जो इतने आपको नजर आ रहे हैं जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, वो सारी की सारी नेगेटिव है एक प्रकार की चीजें, है ना, ध्यान रखना। इसका मतलब हम बोलते हैं मुश्किल से ही। ये जब कभी भी आए आपके सामने तो समझ लेना क्या है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। आ रही बात समझ में? कुछ चीजें और भी आती। और क्या है जिससे प्रेजेंट सिंपल आ जाए? यूनिवर्सल ट्रुथ। सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं जिसको, जो हमेशा होता है, वो किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में। हैबिचुअल एक्टिविटीज, आपकी आदतें हैं, अच्छी बुरी जो भी, प्रेजेंट सिंपल में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक कोई भी फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य जो भी है वो भी, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वो भी प्रेजेंट सिंपल में। ये सारी चीजें भी प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती हैं। हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तुम खुद ही करोगे फिर इस क्वेश्चन को, ठीक है? सिंपल है ये जरा। बता लिया क्या? समझना, ध्यान देना, ये ऐसी कीवर्ड है जिससे पता चलता है कि कोई जानकारी है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो परमानेंट, कुछ ये भी बात है ध्यान रखना, परमानेंट एक्टिविटी जो होती है प्रेजेंट सिंपल में वो भी लिखी जाती है। और कोई ऐसे कोई प्रोग्राम जो फिक्स हो जाए, है ना, या फिर फ्यूचर का कोई भी ऐसा कोई काम जो फिक्स हो जाए वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। भले ही वो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिक्स प्रोग्राम है तो वो किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में। फिक्स प्रोग्राम की जैसे मैं बोल दूं कि अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी जो है अनोपगढ़ आएंगे, आएंगे तो फ्यूचर है वैसे तो, लेकिन जैसे विजिट करने वाले हैं तो अपने को पता है कि ये प्रोग्राम फिक्स है, और फिक्स प्रोग्राम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। भले ही तुम्हें वो हिंदी में जब उसको पढ़ोगे तो तुम फ्यूचर बोल पाओ उसको। आ रही बात समझ में? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है? जो बात है सत्य, हमेशा सत्य है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है पश्चिम में, पूर्व में उगता है पश्चिम में। जैसे एक सेंटेंस लिख ही देता हूं, क्या लिखूं? क्वेश्चन आएगा, द सन राइज इन द ईस्ट। अब बताओ इसमें वर्ब कौन सी आएगी?
वर्ब के साथ एस या एस का यूज होगा कि नहीं होगा? पहले तो आपको ये देखना है द सन सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। फिर पता चला है सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है ना? तो इस राइज के साथ क्या यूज करोगे? एस या एस का यूज करोगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सिंपल। क्यों यूज हुआ ये? क्योंकि सूर्य उपरों में उगता है, ये बात हमेशा सत्य है। कभी ऐसे नहीं होगा कि वो पश्चिम में उगता है, सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये चीज। दूसरा हैबिचुअल एक्टिविटी, जैसे आप सुबह 8 बजे उठते हो, ऐसा है क्या? तो डेली रूटीन में नहीं चलता है। डेली रूटीन की बात कर लूं या हैबिचुअल एक्टिविटी की बात कर लूं, तो वो सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी। चाहे तुम कितने बजे उठते हो सकता है तुम 3 बजे उठ के पढ़ते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, मेरे से गलती होगी, हो सकता है मैंने 8 बजे का बोल दिया है। कईयों का ये हाल होगा कि जब तक घर वाले चाय नहीं लेके आएंगे तब तक तुम उठते भी नहीं हो, है ना? मुंह भी नहीं धोते, उससे पहले चाय पीना है, इसका मतलब ये भी तो होता है। ऐसा है तो गलत है, फिर तुम विद्यार्थी जीवन आपका तो नरक है फिर, है ना? ये चीज ध्यान रखना। पढ़ने से पहले अगर आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, सूर्य उदय होने के बाद यदि तुम उठते हो तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब घर वालों को धोखा दे रहे हो। यदि तुम सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हो और अपना काम सब करने के बाद आराम से पढ़ने बैठ जाते हो, चाय का वेट नहीं करे, तो फिर ठीक है, फिर तुम कोई नाटक नहीं करे, वास्तव में पढ़ रहे हो। फिर समय आपके साथ कोई अन्याय नहीं करेगा, वरना समय इतना बड़ा अन्याय करेगा तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता उसके साथ हमेशा अन्याय होता है। ज़्यादा तो नहीं हो गया? अब हैबिचुअल एक्टिविटी की बात करूँ मैं। जैसे हैबिचुअल एक्टिविटी की बात करूँ तो स्मोक करना, जैसे कोई धूम्रपान करता है, मैंने लिख दिया जैसे कि स्मोक्स, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, स्पेल मिस्टेक तो नहीं है कोई, देख लेना, कई बार मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। ही स्मोक्स, सही है क्या? सही है? हाँ एस लगा हुआ है, सही है या गलत है? सही है, आदत है धूम्रपान करने की, वो आदत है, इसका मतलब उसको प्रेजेंट सिंपल में लिख पाओगे। और ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा। कोई दारू भी पीता हुआ, ही ड्रिंक्स, वाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है? तो ये भी तो कंडीशन है कि उसकी आदत है, तो इस आदत को भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाए। फिर बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। अच्छा, कोई भी जोड़ घटाव गुणा भाग जो करते हो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 और 2 4 होते हैं, सही बात है क्या? क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 2 और 2 4 होते थे? आज भी होते हैं, आज भी होते हैं, इसका मतलब ये बात सत्य है, तो प्रेजेंट सिंपल में लिखोगे इसको। आगे बात समझ में? तो ये साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक जो भी तथ्य है उसको भी प्रेजेंट सिंपल में, जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है, सही बात है क्या? सही बात है। क्या इसको ऐसे बोलोगे 100 डिग्री पे उबलता था, क्या आज नहीं उबलता? आज भी उबलता है। तो इसका मतलब ये सत्य बातें हैं जिनको आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन, अंदर कुछ भी लिखा हो, हेडलाइंस जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी होती है। समझ गए बात को? डेली का मतलब रोजाना, डेली मतलब जो काम डेली हो रहा है, इसका मतलब अपने आप में क्या है, रूटीन चल रहा है इसका, ऑलवेज, हमेशा। आ रही बात समझ में? अरे समझ गए क्या बात को? ठीक है, फिर अब आपके सामने एक सेंटेंस देता हूं, आप बताओ। राम गो टू स्कूल डेली। इस सेंटेंस को मैंने कोई वर्ब नहीं दी है यहाँ पे, हेल्प वर्ब वगैरह लिखी नहीं है, वहां तुम्हें लिखी हुई मिलेगी, यहाँ आपको फिल करना है। बस सिंपल सी बात है ना। आपको पता है कि डेली लगा, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का ही है, सिंपल है, इसका मतलब आपका राम जो है वो सिंगुलर है, मेरा भी। राम गोज टू स्कूल डेली है। अच्छा यही चल रहा है क्या? तो समझाने के लिए अभी बारी बारी कोई सेंटेंस दूंगा तो फिर शुरुआत के अंदर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम कर लेंगे, है ना? तो राम गोज टू स्कूल डेली, सही है, कर सकते हैं ऐसे, समझ आ गई बात? इस सेंटेंस को नेगेटिव करना हो, मैंने यहाँ पे नोट लगा दिया, नोट लगा दिया और गो टू स्कूल डेली कर दिया। यहां आपको फिल करना है वर्ब। आपके पास क्या करोगे? आपको पता है कि नेगेटिव में आपने फॉर्मेट तैयार कर रखे है ना, तो उसके अंदर नेगेटिव होते ही क्या लग जाएगा, डू या डज।
प्लस वर्ब की, अच्छा नेगेटिव आएगा तो नॉट आएगा थर्ड नंबर पे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब नोट लगा हुआ मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या लगाऊं, राम एक वचन है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ भी याद करने की ज्यादा नीड है नहीं, जिस हेल्प में एस दिखाई पड़े वो सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए है, बस इतना याद रखना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस वाली हेल्प में आएगी, कौन सी, डज जाएगी, इज जाएगी, है जाएगी, वो जाएगी, अरे बात समझ में। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, डज, राम डज नॉट, क्या गोज करूं यहाँ पे, क्या गोज करूं। अब यहां ध्यान रखना, राम सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ चुकी है यहाँ पे, और सिंगुलर है इसका मतलब अगर डू होता तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू नहीं लगाना, क्या लगाना है, डज। ऑलरेडी डू था लेकिन आपको पता है कि इसके साथ एस लगेगा कि ईएस लगेगा, तो अंत में जब ओ होता है तो क्या लगता है, ईएस। जो एस या ईएस का यूज करना था तुम यहाँ कर चुके हो, तो दोबारा यूज नहीं करना। इसका मतलब यहाँ पे केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म। आगे बात समझ कर सकते हो ऐसे। अब कुछ सेंटेंस देता हूँ जैसे नॉर्मली आपको ना करना, तुम है ना, खुद करोगे तुम्हें नींद भी नहीं आएगी साथ में। लिखो जरा, मेरी माता भोजन पकाती है, लिखो। मेरी माता भोजन पकाती। फॉर्मेट तुम्हें पता है, सेंटेंस नेगेटिव है इंटरोगेटिव है वो भी पता है। वेल डन। पहले इसका फॉर्मेट तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव फॉर्मूला जो अफर्मेटिव होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट में। इतना काम है। अब तुम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो कौन सा है, मेरी माता, तो क्या लगाओ, माई मदर। अब वास्तव में वर्ब कौन सी है इसमें, पकाना वर्ब है, भोजन तो क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब पकाने को क्या बोलते हो, कुक्स लिखूं या कुक। मेरी माता, माता जो है वो सिंगुलर है ना, तो क्या यूज करोगे, वर्ब को भी सिंगुलर यूज करोगे। सिंगुलर करने के लिए एस लगाना होगा। माई मदर कुक्स, एक्सप्लेन कर दो क्या कर रही है, तो फूड, सिंपल कर लो कैसे। और भी दूं क्या कुछ, लिखो जरा, देखो हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान देना, इसका फॉर्मूला भी यही है, फॉर्मेट। फॉर्मूला क्या होता है वैसे, स्ट्रक्चर है इसका, एक ढांचा है इंग्लिश में लिखने का। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हम को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। वी के बाद में वर्ब कौन से, खेलना, तो क्या लगाओगे, प्ले। क्या एस लगाऊं प्ले के साथ, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वर्ब भी प्लूरल रखनी है, इसका मतलब ऐसे नहीं लगाना। अब क्या खेलते हैं, तो एक्सप्लेन करो यहाँ पे, क्रिकेट। अब रोजाना खेलते हैं तो क्या लगाओगे, आगे बात समझ में, डेली। टाइम, टाइम की यदि बात कर, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एमपीटी याद रखना थोड़ा सा। मैनर सेंटेंस का, पी से प्लेस, टी से टाइम, इस प्रकार से रहता है। यदि जगह और टाइम दोनों आ जाए तो पहले जगह आएगी, टाइम अंत में आएगा। जैसे अब आपको पता है कि यदि जगह नहीं आ रखी तो टाइम फिर भी क्या रहेगा, अंत में रहेगा। ऐसे याद कर सकते हो इसको, याद रख लोगे। टाइम सबसे लास्ट में रहेगा सेंटेंस के। एम मैनर, सेंटेंस का कोई मैनर है वो, ठीक है। तो हम एमपीटी याद कर सकते हैं, सेंटेंस का जो पहले का जो एक्सप्लेन करने वाला जो भी मामला है
उसको आप पहले लिख दो, उसके बाद में पीटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, याद रख लोगे। एक दो सेंटेंस और बनाओ, लिखो लिखो। वे किताबें खरीदते हैं, वे किताबें खरीदते हैं। सबसे पहले वे को क्या बोलते हैं? दे। बस सब्जेक्ट आपका दे है, आगे बना दो। बहुत ही आसान है, बिल्कुल छोटे छोटे है ना, तुम बनाओगे तो ही सीख पाओगे। ये इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हें पता रहे कि फॉर्मेट कैसे बनता है इसका। ध्यान देना, करवा दूं क्या? सबसे पहले क्या आएगा? दे। क्या कर रहे हैं वो? अच्छा, खरीदना आपको नहीं पता तो पूछ सकते हो, क्या खरीदने को क्या कहते हैं? परचेज भी बोलते हैं, बाय, ये आसान रहेगा, बाय करना। बुक्स बाय करते हो, ये नॉर्मली यूज करते हो तुम, फिर भी तुम कई बार लेके नहीं आते सामने। दे बाय बुक्स। यदि मार्केट में है तो इंदा मार्केट कर दो आगे। लेकिन यहाँ पे SEIS का यूज होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। वर्ब को प्लूरल करने के लिए SEIS नहीं लगाते। अब यहाँ पे वास्तव में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ पे S लगता, IES लगता, वाई को हटाना पड़ता, क्या हटाना पड़ता? सोचो जरा, वाई से पहले वोवल है, इसका मतलब वाई से पहले वोवल है तो वाई हटेगा? नहीं हटेगा। वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा के IES का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट ही वाई को हटाएंगे नहीं और S लगा देंगे। आगे बात समझ में, समझ पा रहे हो ना? वेरी गुड। इन सबको साफ कर दो, ये उतार रखा होगा आपने, ठीक। नेगेटिव, सबसे पहले ध्यान देना, नेगेटिव का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा? एक तो ध्यान रखना कि प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? डू या डज। और नेगेटिव है तो नॉट आएगा इसका मतलब, और बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट का आना पॉसिबल नहीं है। सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू या डज। और नेगेटिव है तो नॉट की पोजीशन कितने नंबर पे? हमेशा ध्यान रखना, वर्ब की कौन सी फॉर्म, और आगे अगर कोई चीज है तो उसको एक्सपेंड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट वगैरह लगा दो, यहाँ तक काम चल सकता है आपका, वरना कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मेट है। अब जब मैं कोई सेंटेंस बोलूँ तुम्हें ऐसे ही फॉर्मेट, इस फॉर्मेट से ही सेंटेंस को तैयार करना है, कर सकते हो। सेंटेंस नेगेटिव देता हूं, जैसे राहुल किताब नहीं पढ़ता है। इससे आसान क्या हो सकता है, हैं? इससे भी बेसिक चीजें बताऊं तो क्या बेसिक है बताओ, है ना? ये क्लास जैसे कि ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ी रहेगी, कोई सोचेगा हिंदी में सेंटेंस चल रहे हैं सारे, इंग्लिश तो है ही नहीं, हिंदी चल रही है, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, सेंटेंस को तैयार करने के लिए इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हो, वो फॉर्मेट आपका आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाके आप सेंटेंस को कवर कर पाओगे। इसलिए बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। बार बार आपके माइंड में जो भी सेंटेंस आता है आप लेकर के आओ, फिर उसको बना दो। प्रेजेंट सिंपल में है, कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस अभी हुआ नहीं है तो हम बाद में करेंगे इसको, तो एक एक करके सारी चीजें आराम से हो जाएगी। अभी इंफॉर्मेशन चल रही है तो देखो, सबसे पहले क्या आएगा? राहुल आएगा। अब राहुल है तो उसके बाद में आपको पता है सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो वर्ब के साथ एस या एस वाला जो सिस्टम था, मेन वर्ब के साथ एस लगाऊं, एस लगाऊं, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है चेंज हो रहा है क्या, डू या डज। तो राहुल एक वचन है तो डू लगाऊं, डज लगाऊं? डज। डज है, उसके बाद नेगेटिव की पोजीशन नॉट कितने नंबर पे? थर्ड नंबर पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है इसमें, और क्या रीड करता है वो क्या लगा दी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? वेरी गुड। ईमानदारी से बताना किसको समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा वो बता दो, समझ आ रहा है तो आप कोई बताओ तो मुझे समझ आएगा कि अच्छा कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ।
आप भी कमेंट में बता सकते हो। वीडियो जाने के बाद में बता देंगे। कोई चीज़ सुधार करना है तो इस प्रकार से, और कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो आप बता सकते हो। तो राहुल डज नॉट रीड बुक, समझ आई क्या? ऐसा सेंटेंस एक और दो बना दोगे? हम भोजन नहीं पकाते हैं, सही बात है क्या? बड़े जल्दी बोला। एहसान कर रहे हैं हम, खुद के लिए पकाते हैं कि दूसरों के लिए? दूसरों के लिए ज्यादा पकाते हैं ना। भोजन पकाना सबको आता होगा? नहीं आता? इतना भोजन पकाना जरूर आना चाहिए जिससे कि तुम अपना पेट भर सको। बना ही लेते हो क्या? कि कैसे? शॉप से जाके मैगी लेके आओगे पेट भरने के लिए, और उसमें कितना टाइम लगाओगे? 15 मिनट नहीं, 15 मिनट का तो 5 मिनट तो लिखा होता है। तुम अलग अलग प्याज कट करोगे, टमाटर कट करोगे, अलग अलग चीज उसके अंदर मसाला वगैरह डाल के, और भी मतलब उसको ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए आधा घंटा लगा दोगे। इससे बढ़िया खाना घर पे बन सकता है। वो तुम जो खाते हो गलत है, ध्यान रखना, ठीक है? अच्छी चीज़ नहीं है वो। ज़्यादातर पश्चिमी देशों की बात करें तो वो सारी चीज़ें अपने देश में फेंक देते हैं। इतनी ज़्यादा जनसंख्या भारत की, तो मार्केट इतना ज़बरदस्त मिल रखा है उन लोगों को, तो कोई समस्या नहीं है। हम मूर्ख हैं जो कि इतनी सारी चीज़ें, अपने भारत में इतनी अच्छी चीज़ें हो रही है उसके बावजूद बाहर वाली चीज़ों को खाने का सोचने का प्रयास करते हैं, खाने का प्रयास करते हैं ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। हम भोजन नहीं पकाते हैं, क्या बनाया इसका? वी डू लगाऊं, डज लगाऊं? डू। डू नॉट कुक फूड। ये लो, इंग्लिश आ गई तुम्हें? ठीक है, बहुत है आज के लिए। हमने नहीं किया, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ठीक है? अभी प्रेजेंट सिंपल है। नहीं करते हैं तो आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, हम यह काम नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट डू। डू 2 बार यूज कर सकते हो, क्या दिक्कत है? एक डू जो है वो हेल्प वर्ब के लिए, दूसरा डू मेन वर्ब के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे गलत हो सकता है? कई बार अपने को लगता है ना, देखो जैसे मैं आपको बोल दूं कि कुक फूड, वैसे कई बार आपको ये भी लगेगा कि सेंटेंस ये सही है क्या? आई डू कुक फूड। वैसे डू आपको पता है कि नेगेटिव के लिए नहीं आता, होने को कुछ भी हो सकता है। ये सेंटेंस भी अपने आप में सही है। सही है गलत है? वैसे मैंने बोल दिया सही है तो आप मानोगे कि सही है। आई डू कुक फूड, इसका मतलब क्या है? मैं पक्का भोजन पकाता हूँ। सेंस बदल जाएगा थोड़ा सा। और डू 2 बार क्यों नहीं आ सकता? एक डू जो आया वो हेल्प वर्ब के लिए आया, दूसरा डू मेन वर्ब के लिए आया। डू करना होता है ना, उसके लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव है तो नोट लगाना पड़ेगा, नोट है तो हेल्प वर्ब लगानी पड़ेगी, सिंपल सी कहानी। तुम वर्क यूज कर सकते हो, ये चाहते हो क्या वर्क यूज करना है वहां पे? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। तुम कल क्या पढ़ के आओगे? क्या पढ़ के आओगे? स्ट्रक्चर याद करे हो, इतने ही बहुत है स्ट्रक्चर, और भी याद करना है। कीवर्ड आज दिया ना मैंने, सारी पता होनी चाहिए आपको। एक एक बच्चे से पूछूंगा मैं सारी कीवर्ड्स, सारी जितनी मैंने और कोई कंडीशन बताई है, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हैबिचुअल एक्टिविटीज और यूनिवर्सल ट्रूथ, जो भी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट सिंपल को बताने के लिए आएगी, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत आज के लिए, थैंक यू।